नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 के अलाउंसेस के बारे में। जब आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरते हैं तो सैलरी हेड के अंदर जो सैलरी टैब होती है उसके अंतर्गत एक सेक्शन आता है सेक्शन 10। उस सेक्शन के अंतर्गत आपके बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, जिसमें सेक्शन 10, 5, 6, 7, सेक्शन 10, 10, 10A, 10AA, 10C, 10, 13A, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज फर्स्ट एंड क्लोज सेकंड और एनी अदर सेक्शंस, यानी कि ये सारे के सारे सेक्शंस में आपको अलाउंसेस होते हैं, उनकी आप छूट ले सकते हैं। जिसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार के अलाउंसेस आते हैं। एक तो फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और तीसरा होता है कंप्लीटली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंतर्गत ये 6 अलाउंसेस आते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर, ट्रेवलिंग और एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेस ये कंप्लीटली आपकी सैलरी से एग्जम्प्ट होते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। दूसरे प्रकार की अलाउंसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरे प्रकार के अलाउंसेस होते हैं, जिनमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये हालांकि 2018 में इसको एग्जम्पशन से बाहर कर दिया गया था, परंतु फिर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इसको अभी भी आप एग्जम्पशन करवा सकते हैं। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं। ये सारे के सारे जो अलाउंसेस होते हैं ये पार्टली टैक्सेबल होते हैं और पार्टली एग्जम्प्ट होते हैं। तीसरे प्रकार के जो अलाउंसेस होते हैं जो कंप्लीटली आपके टैक्सेबल होता है, जिन पर किसी भी प्रकार की आप छूट नहीं ले सकते, यानी कि सेक्शन 10 में ये सारे के सारे अलाउंसेस आपके टैक्सेबल होंगे। इनके लिए आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। उनमें जनरली जो आते हैं, सबसे पहला DA यानी कि महंगाई भत्ता, जो अपनी बेसिक का कुछ परसेंटेज सरकार द्वारा निर्धारित करके महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाता है, ये कंप्लीटली टैक्सेबल होता है। दूसरा स्पेशल अलाउंसेस, तीसरा बोनस जो होली, दीपावली या किसी स्पेशल ओकेजन पर एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इंसेंटिव जो होता है, यानी कि एक प्रकार का कमीशन जो आपके कुछ परसेंटेज के तौर पे आपके प्रोडक्शन या सेल्स का होता है। इसके अलावा वेरिएबल पे, लंच अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इत्यादि जो अलाउंसेस होते हैं, ये सारे के सारे आपके किस सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 10 के कौन से सब सेक्शंस में किस किस लिमिट तक अलाउ होते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर सबसे पहला हम सेक्शन ले तो जिसका नाम है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, जिसे बोलते हैं LTA यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल असिस्टेंट या लीव ट्रेवल अलाउंसेस भी हम जिसको बोल सकते हैं। ये अलाउंसेस आपके एम्प्लॉयर यानी कि आपके नियोक्ता द्वारा आपकी सैलरी के साथ दिया जाता है। जब भी आप भारत में यानी कि ऑफिस से आप छुट्टी लेते हैं, और केवल इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि आप फॉरेन में भी घूमो, आप मतलब महंगी महंगी होटलों में ऑफर करो, ट्रेवल करो, तो ये सारा अलाउ नहीं है। सिर्फ इंडिया के अंदर कहीं भी पिकनिक स्पॉट पर आप जाते हो या फिर भारत की किसी स्टेट में वहां पर आप विजिट करते हो, तो उस विजिट के दरमियान आपका जो भी खर्चा होता है वो इस सेक्शंस के अंतर्गत यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उसको एग्जम्प्ट किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये केवल भारत में घूमने पर ही आपको मिलेगा। दूसरा, इसकी एग्जम्पशन आप फॉरेन विजिट करते हो, फॉरेन में अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो उसकी छूट इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें कि इसमें कौन कौन आप साथ में घूमो तो आपको जो है इसकी इस अलाउंसेस की छूट मिलेगी, तो वो अगर आप सेल्फ हो, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे, आप पर डिपेंडेंट माता पिता और भाई बहन, ये सभी के खर्चे जो है आप इसमें एग्जम्पशन कर सकते हो। अब एग्जम्पशन किसकी आपको इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगी, तो जनरली यहाँ पर जैसे आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से अगर आप ट्रेवल करते हो उस पिकनिक स्पॉट पर जाने का, तो जो फ्लाइट का एक्चुअल किराया होता है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, यात्रा का खर्चा होता है, वही आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें आप होटल में ठहरने का किराया या होटल में खाने का
का, या किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने का जो टिकट लगता है वो, या फिर किसी भी प्रकार की लग्जरी फैसिलिटीज़ का जो आपका एक्सपेंसेस होता है वो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप खुद की कार से जाते हो तो उस केस में आप अपने डीजल या पेट्रोल का खर्चा भी इसमें क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो आपके जिस भी ट्रेवल मोड से आप ट्रेवलिंग करते हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या एरोप्लेन हो, तो उसका जो फेयर होता है, उसका किराया जो होता है वो आप इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। अब इसकी अगर छूट की बात करें तो आपको जो एक्चुअल LTA अलाउंसेंस मिलता है या तो वो, या फिर आपने जो खर्चा एक्चुअल में किया है, उन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। सपोज करो आपको अगर LTA अलाउंसेंस 50,000 रुपए का आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपको दिया जाता है और आप जो है घूमे फिरे, ऐश मौज किया आपने भारत में कहीं पर भी, और वहां पर आपका खर्चा, टिकट का किराया वगैरह सभी मिला के 30,000 रुपए हुए, तो 50,000 जो आपको LTA मिला है और आपने जो एक्चुअल में खर्चा किया है 30,000 रुपए, उसकी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। तो सिर्फ जो लोवेस्ट होगा 30,000 रुपए आपका एक्चुअल एक्सपेंसेज ही यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेंस की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 रेमुनेरेशन रिसीव एज एन ऑफिशियली बाय वेदर नेम कॉल्ड ऑफ ए एम्बेसी या हाई कमीशन इत्यादि। यानी कि एक नॉन रेजिडेंस इंडियन जो भारत का निवासी नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, किसी बाहर देश का निवासी है और किसी विदेशी कंपनी, एम्बेसी या हाई कमीशन के कार्य हेतु भारत में आता है या रहता है और भारत में कार्य करता है उस कंपनी के लिए, विदेशी कंपनी के लिए, और इस कार्य के दौरान मिलने वाले उसको सैलरी, अलाउंसेंस या अन्य आय जो बाहरी विदेशी कंपनी या एम्प्लॉयर द्वारा उसको दी जाती है, उसको इस सेक्शंस के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन में वह इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि भारत का रेजिडेंस नहीं होना चाहिए, उसका भारत में 90 दिनों से ज्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। अगर 90 दिन से ज्यादा स्टे हो जाता है तो फिर वो रेजिडेंस की कैटेगरी में आ जाता है, भारत का नागरिक बन जाता है। तीसरी कंडीशन है वह है विदेशी कंपनी भारत में किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में लीन नहीं हो, यानी कि किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी जिससे कि आपको प्रॉफिट होता हो, उस प्रकार की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इस सेक्शंस में यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। इस सेक्शन के अंतर्गत एक रेजिडेंस इंडियन जो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, किसी बाहर देश में मतलब आउट ऑफ इंडिया जाकर के कार्य करता है और उस दौरान उसको भारत सरकार या भारत में स्थित किसी कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा जो भारत के बाहर रहने हेतु भत्ता दिया जाता है, यानी कि आप फॉरेन में अगर किसी कंपनी के काम से जाते हो और उस दौरान भारत की कंपनी, जिस कंपनी के कार्य के लिए आप भारत के बाहर गए हो, उस कंपनी द्वारा अगर आपको फॉरेन में रहने के लिए जो अलाउंसेंस दिया जाता है वो यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए अलाउ होता है। इसके लिए वह आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो उसको बाहर विदेश में अपनी ड्यूटी निर्वहन के लिए जो अलाउंसेंस मिलता है वह एक सैलरी का ही पार्ट होना चाहिए। ये बता उसको विदेश में रहने के दौरान ही मिला हो, तभी वो इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट अलाउंसेंस की अगर यहाँ पर बात करें तो डेथ कम ग्रेजुएटी रिसीव्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप किसी कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हो और उसके रिटायरमेंट पर या नौकरी का त्याग करने पर या जबरदस्ती यानी कि टर्मिनेशन करने पर या इन सर्विस अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके उपरांत उसकी नॉमिनी को, यानी कि जो नॉमिनी है डेथ के केस में, या फिर अगर उसका रिटायरमेंट होता है या फिर नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है तो उस केस में उसके एम्प्लॉयर द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि जो ग्रेचुइटी के रूप में मिलती है वो इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होती है। अब एग्जेम्पशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपको जो पूरी ग्रेचुइटी मिलती है वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन में पहली कंडीशन है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो अगर आपको ग्रेचुइटी मिलती है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको किसी भी प्रकार की ग्रेचुइटी मिलती है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होगी, चाहे आपको वो 10 लाख मिले, चाहे 20 लाख मिले या चाहे 50 लाख मिले, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो आपकी ग्रेचुइटी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है,
किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों हेतु। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों हेतु कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप उनको जो ग्रेच्युटी मिलती है वो पार्टली टैक्सेबल होती है, यानी कि कंप्लीट उस पर टैक्स भी नहीं लगता और कंप्लीट वो टैक्स फ्री भी नहीं होता। उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले है ग्रेच्युटी एक्ट 1972, यानी कि एक कंपनी या कर्मचारी, जिस भी आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, वहां पर अगर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 तभी लागू होता है जब उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो जाता है 1972। भले ही बाद में उन कर्मचारियों की संख्या 10 से घटती हुई 7, 5 या 2 रह जाए, पर एक बार उन कर्मचारियों की संख्या अगर 10 होती है तो वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो जाता है। तो उस केस में उपरोक्त तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा, वो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको ग्रेच्युटी एक्चुअल में रिसीव्ड हुई है वो, दूसरी आपको 20 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन इसमें क्लेम कर सकते हो, या फिर तीसरी कंडीशन है 15/26 इंटू मंथली सैलरी इंटू ईयर्स। ईयर्स का मतलब होता है आपने कितने साल सर्विस दी है। तो ए, बी और सी, उपरोक्त तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आप इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी, यानी कि आप जिस टाइम रिटायरमेंट हो रहे हो उस टाइम के सबसे लास्ट महीने का आपका बेसिक और डीए, अदर कोई भी कमीशन जो आपको सेल पर डिपेंड करता है, वो भी इसके साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर मंथली सैलरी का मतलब वह होता है, और ईयर्स मतलब कि आपने कितने साल कंप्लीट सर्विस उस कंपनी में प्रदान की है। तो उपरोक्त तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट होगा उसकी छूट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता, यानी कि अगर उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है और वहां पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता है, तो उस केस में नीचे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, आपको कितनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है वो 10 लाख रुपए, या फिर 15 आउट ऑफ 30 इंटू मंथली सैलरी प्लस ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 1013A, आपको जो एचआरए का अलाउंसेंस है उसकी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी जाकर के कार्य करना पड़ता है, और जहाँ आप कार्य करते हो वहाँ पर आपका खुद का घर नहीं है, तो वहाँ रहने के लिए आप अपने मकान से दूर रहते हो और आपको कोई भी अन्य मकान किराए पर लेकर के रहना पड़ता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप एचआरए सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा कर्मचारी जिसके पास खुद का घर नहीं है, किराए पर रहता है, या फिर जहां उसका खुद का घर है वहां से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर या किसी अन्य शहर या अन्य स्टेट में जाकर के कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और उस दौरान उसके नियोक्ता द्वारा उसको वेतन के साथ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेंस, मकान किराया भत्ता मिलता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इस सेक्शन यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत आप उसको एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। तो क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आपको आपकी सैलरी के साथ HRA अलाउंसेंस मिलता हो। अगर आपकी सैलरी में HRA अलाउंसेंस ही नहीं मिलता है तो आप उसको यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उपरोक्त तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपको यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, आपको जो सैलरी के साथ मिलने वाला HRA अलाउंसेंस है वो, या फिर नंबर सेकंड 50% और 40% सैलरी का। 50% मेट्रो सिटीज के लिए होता है और 40% नॉन मेट्रो सिटीज के लिए होता है। और यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो उसमें आपका बेसिक और डीए, ये आपको ईयरली बेसिस पर कैलकुलेशन करना है, यानी कि एक साल में आपकी कितनी टोटल बेसिक आपको मिली है 12 महीनों में, और टोटल आपको डीए कितना मिला है उसका 40% और 50% है। मेट्रो सिटीज की बात करें तो मेट्रो सिटी में मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद, इन सिटीज में अगर आप रहते हैं तो 50% सैलरी का
और अगर किसी अन्य सिटी में आप रहते हैं तो 40% सैलरी का। नंबर तीसरा, आपके द्वारा दिया गया किराया यानी कि आपने जो रेंट पेड किया है -10% ऑफ सैलरी। सैलरी का वही मतलब है बेसिक प्लस डी। तो उपरोक्त फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अगर इसको समझे तो मान लीजिए आपकी सैलरी है 4 लाख रुपए, आपको डीए मिलता है 1,60,000 रुपए और आपको एचआरए मिलता है 1,44,000। तो उस केस में कंडीशन फर्स्ट में यहाँ पर आपको एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव्ड हुआ है 1,44,000 रुपए। दूसरी कंडीशन 50% एंड 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। 4 लाख प्लस 1,60,000 यानी कि 5,60,000। तो 5,60,000 का 50% होता है 2,80,000 और 40% होता है 2,24,000। तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने जो एक्चुअल रेंट पेड किया है -10% ऑफ सैलरी। मान लीजिए आपने 14,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराया दिया है और 12 महीनों का आपका किराया होता है 1,68,000 -10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर सैलरी हमारी है 5,60,000, उसमें से अगर 10% हम यहाँ पर लेस करते हैं 56,000 रुपए तो हमारा जो नीचे बचता है अलाउंसेंस वो है 1,12,000। तो उपरोक्त फर्स्ट में आपका 1,44,000 आ गया, सेकंड में 2,80,000 या 2,24,000 और तीसरे में 1,12,000। तो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है हमारा तीसरा 1,12,000। तो यहाँ पर आप सेक्शन 10 13A में 1,12,000 जो कि सबसे कम है उपरोक्त तीनों में से एचआरए के एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं कम्युलेटिव वैल्यू ऑफ पेंशन। कम्युलेटिव वैल्यू ऑफ पेंशन यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कंपनी में कार्य करते हो और आपको रिटायरमेंट के उपरांत रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर आपके एम्प्लॉयर जो आपको नियोक्ता है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन की एक मुश्त भाग के रूप में सरेंडर करवाई जाती है, यानी कि कंप्यूटेड जिसको पेंशन बोलते हैं, यानी कि आपकी टोटल पेंशन का कुछ पार्ट आप सरेंडर करवाते हो या फिर हर महीने अनकम्प्यूटेड पेंशन लेते हो। मंथली आप 10,000 20,000 या 30,000 जो भी आपकी पेंशन लेते हो मिलती है, तो उस पेंशन अमाउंट को आप इस सेक्शन 10 13A के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। एग्जम्पशन किसकी मिलेगी आपको यहाँ पर, तो अनकम्प्यूटेड पेंशन जो हर महीने मिलती है उस पर कर सरकार द्वारा हर साल निर्धारित की जाने वाली आयकर सीमा के तहत ही लगता है। यानी कि अनकम्प्यूटेड पेंशन जो आपको हर महीने मिलती है, यानी कि आपके रिटायरमेंट के तौर पे काफी लोगों को देखा होगा, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होता है तो उसको 30,000 या 40,000 पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है, उसको अनकम्प्यूटेड पेंशन कहते हैं। तो वो पेंशन उस साल की सरकार द्वारा निर्धारित आयकर सीमा के तहत एग्जम्प्ट होती है। मान लीजिए 30,000 रुपए आपको पेंशन मिलती है तो 12 महीनों की पेंशन हो गई 3,60,000 रुपए। अब जो सरकार द्वारा निर्धारित इनकम टैक्स लिमिट है वो 5 लाख रुपए है, तो 3,60,000 रुपए आपकी कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। यानी कि जो मंथली बेसिस पर आपको पेंशन मिलती है अनकम्प्यूटेड पेंशन वो कंप्लीटली इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्प्ट नहीं होती है, पर अगर टैक्स लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में उस पर टैक्स मिलता है। दूसरी कंप्यूटेड पेंशन जो कर्मचारी द्वारा अपनी पेंशन का कुछ भाग या पूर्ण भाग, यानी कि मान लीजिए आपका जो कंप्यूटेड पेंशन है टोटल आपने सर्विस की मान लो 30 साल में, मान लीजिए आपने 30 साल सर्विस की और उस दरमियान आपकी कंप्यूटेड पेंशन का अमाउंट 70 लाख रुपए है और 70 लाख में से आपने कुछ पार्ट मान लीजिए 50% पार्ट आपने सरेंडर करवा लिए, यानी कि 35% यानी कि 35 लाख रुपए आपने सरेंडर करवा लिए। तो उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए आप ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बन पाए। तो उस कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो उस केस में जो भी आप कंप्यूटेड पेंशन का मतलब एक पार्ट सरेंडर करवाते हो तो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। और जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी होते हैं उनके लिए पार्टली टैक्सेबल होता है। पार्टली टैक्सेबल की हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपको ग्रेचुइटी मिलती है, यानी कि आप जिस कंपनी में प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और आपको वहां से ग्रेचुइटी मिलती है, तो उस केस में आप पर कंडीशन
फर्स्ट एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 1/3 इंटू 100% ऑफ कंप्यूटेड, यानी कि 1/3 जो आपका पार्ट होता है पेंशन का, टोटल पेंशन। जैसे हमने अभी बात करी कि अगर आपने कंप्लीट सर्विस में 70 लाख आपकी टोटल पेंशन है, तो 70 लाख का 1/3 यहाँ पर जो है एग्जम्प्ट होगा उस केस में जब आपको ग्रेजुएटी मिलती है। और नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ 100% ऑफ कंप्यूटेड पेंशन। 1/2 यानी कि 70 लाख का 1/2 35 लाख रुपए यहाँ पर आप सेक्शन 10(10)(a) के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो एग्जम्पशन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(a) अर्न लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट। लीव इनकेसमेंट का तात्पर्य है किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी द्वारा उसकी पूरी सर्विस के दौरान जो छुट्टियां बचाई जाती है और रिटायरमेंट के समय उन छुट्टियों के बदले जो सैलरी वेतन प्राप्त होता है वो अधिकतम 300 दिन का अर्न लीव या हाफ पे लीव तक का आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(a) के अंतर्गत आपका टैक्स फ्री होता है। उसको टैक्स फ्री करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत अधिकतम आपको जो है 300 दिन की छुट्टियों के बदले मिलने वाला वेतन ही इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स फ्री होगा। अगर आपने मान लो 350 दिन की छुट्टियां बचा रखी है तो उस केस में आपको यहाँ पर 300 दिन की छुट्टियां एग्जम्प्ट हो जाएगी और 50 दिन की छुट्टियों पर टैक्स लगेगा। तो 300 दिन की छुट्टियों के बदले में मिलने वाला वेतन आप इस सेक्शन के अंतर्गत एज ए एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है 300 दिन की छुट्टियों के बदले मिलने वाले वेतन की गणना उसके रिटायरमेंट के समय जो उसका अंतिम वेतन होगा उसका बेसिक और डीए के आधार पर की जाएगी। यानी कि अर्न लीव इनकेसमेंट की गणना करने के लिए आप मान लीजिए मार्च 2024 में रिटायर्ड हुए और उस टाइम आपकी जो बेसिक थी और आपको उस मार्च 2024 में जो डीए मिलता था उस डीए और बेसिक के 300 के मल्टीपल में आपको अर्न लीव इनकेसमेंट की छूट मिलेगी। 300 छुट्टियों से ज्यादा जो भी छुट्टियों के बदले आपको लीव इनकेसमेंट मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। अब लीव इनकेसमेंट की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए सैलरी यानी कि आपकी जो लास्ट महीने की सैलरी है जिस टाइम आप रिटायर्ड हो रहे हैं, मान लीजिए आप 31 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मार्च महीने की आपकी जो सैलरी है उस सैलरी को डिवाइड कर देंगे 30 से इंटू नंबर ऑफ लीव, यानी कि 300 आपकी जो भी खाते में बची हुई छुट्टियां है, चाहे वो 300 हो चाहे 250 हो, पर 300 से कम होनी चाहिए, तभी उसको आप एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है कि आपके मार्च महीने मतलब जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हो उस टाइम का आपका बेसिक प्लस डीए उसको आप डिवाइड करेंगे 30 से इंटू आपके पास जितनी भी छुट्टियां बची हुई है वो सारी की सारी आपके सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(a) के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 10(10)(c) यानी कि अगर आपको वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता है तो उस केस में अगर आपको कोई भी अमाउंट मिलता है कंपनसेशन के तौर पर तो आप उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(c) के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जाती है यानी कि वो खुद ही रिटायर हो जाता है या फिर उसको सेवा से टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और ऐसा होने पर उसको उसके इस त्याग के बदले मिलने वाला जो भी वेतन होता है या कमीशन होता है या अन्य किसी भी प्रकार का कंपनसेशन उसको नौकरी छोड़ने के दौरान या सेवानिवृत्ति पर मिलता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(c) के अंतर्गत टैक्स फ्री होती है, जिसकी कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगी। यानी कि कैलकुलेशन के लिए जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पर टैक्स फ्री होगा। नंबर 1 आपको जो वास्तविक यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव्ड हुआ है वो। नंबर 2 मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए जो सरकार द्वारा इसकी लिमिट तय की गई है। नंबर 3 सैलरी इंटू BSP इंटू 12 है। BSP का यहाँ पर मतलब है कि आपके रिटायरमेंट होने में रिमेनिंग कितने टाइम पीरियड आपका बाकी है। सपोज करो आप जो है 2024 में यहाँ पर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, जबकि एक्चुअल में आपका जो सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग आपका जो रिटायरमेंट है वो मान लीजिए 2035 में होने वाला है। तो आप 2024 में रिटायरमेंट ले रहे हो और आप एक्चुअल में रिटायरमेंट कब होंगे 2035 में। तो यहाँ पर आपकी रिमेनिंग टाइम पीरियड जो सर्विस का है वो यहाँ पर 11 सालों का हो जाता है। तो BSP का मतलब होता है कि आपकी रिटायरमेंट होने में एक्चुअल में एज पर रूल कितना टाइम पीरियड बाकी है वो,
और यहाँ पर सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डी, यानी कि जिस महीने आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हो या आपको टर्मिनेट किया जाता है उस महीने में, जिस महीने में आप रिटायरमेंट ले रहे हो उसका बेसिक प्लस डी है, यानी कि सैलरी इंटू बीएसपी। सैलरी मान लीजिए आपकी 50,000 है और आपकी जो रिमेनिंग सर्विस है वो 11 साल है इंटू 12, तो उस केस में यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो। और नंबर 4 है सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड, यानी कि आपने टोटल कितने साल तक सर्विस दे दी है, बाकी सर्विस नहीं, आपने टोटल कंप्लीटली सर्विस अब तक कितने साल की कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दे दी है, तो वो आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा। यानी कि उपरोक्त चारों में से जो भी लोवेस्ट होगा उसकी आपको यहाँ पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट अलाउंसेंस की हम यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 10C सेक्शन के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली ऐसी सुविधाएं जो कर मुक्त होती है या जिन सुविधाओं पर कर का भुगतान उसके नियोक्ता द्वारा स्वयं से ही कर दिया जाता है, तो ऐसी सुविधाओं की राशि इस सेक्शन के अंतर्गत कर मुक्त होती है। उन सुविधाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली वे सुविधाएं जो इस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है वो है टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रदान करता है, या फिर नंबर 2 किसी विभाग विशेष द्वारा प्रदान की जाने वाली पास सुविधा या उसके स्वयं के विभाग द्वारा संचालित सेवाओं की पूरी सुविधा। मान लीजिए आप रेलवे में काम करते हो और आपकी सर्विस कहीं पर है, तो उस केस में आप कहीं पर भी आने जाने के लिए जो रेलवे आपको पास प्रोवाइड करता है तो वो उस पास के बदले जो भी आप अपना किराया बचाते हैं तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होता है। यही कंडीशन रोडेज बसों वगैरह में लागू होती है। नंबर 3 कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा प्रीमियम का भुगतान उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा कर देते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर वो चीज टैक्स फ्री होती है। नंबर 4 किसी विशेष अवसर या ओकेजन पर अपने एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधा। मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर है उसने किसी भी प्रकार का रात्रि भोज का आयोजन किया है और उसमें वो हर कर्मचारी को उस रात्रि भोज में एक स्कूटी गिफ्ट के तौर पर या मान लो कोई बाइक या ट्रांसपोर्ट सुविधा कार वगैरह गिफ्ट के तौर पर प्रदान करता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होगी। नंबर 5 ट्रेनिंग सुविधा या उच्च शिक्षा, यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स जो एम्प्लॉयर को लगता है कि यार ये कर्मचारी अगर वो हायर कोर्स कर लेगा तो उससे मेरी कंपनी को बेनिफिट होगा, तो वो उस कोर्स को करने के लिए उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि आप ये कोर्स करो, उसका फीस का पेमेंट या उसका जो भी खर्चा होगा वो हम पे कर देंगे। तो उस केस में उस कोर्स को करने के लिए जो एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किया जाता है वो भी इस सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट सेक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव्ड बाय ए जज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेज एक्ट या रूल, मतलब उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को वेतन के साथ प्राप्त होने वाली वे सुविधाएं जो निम्न नियमों और अधिनियमों यानी कि रूल्स एंड एक्ट के अंतर्गत प्राप्त होती है, इसके अंतर्गत कर मुक्त होती है। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेज होते हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय न्यायाधीश टर्म सैलरी एंड सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन एक्ट 1958 या फिर हाई कोर्ट का एक्ट 1954 या फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल 1959 या फिर हाई कोर्ट का रूल 1956 के अंतर्गत अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंसेंस मिलता है इन नियमों के तहत तो वो आप इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन की हम यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 1014 फर्स्ट, ये सेक्शन बहुत बड़ा है और यहाँ पर आप काफी सारे अलाउंसेंस जो है एक साथ क्लेम कर सकते हो। मोटे तौर पर इस सेक्शन की परिभाषा अगर हम देखें तो निर्धारित अलाउंसेंस या बेनिफिट्स जो सुविधाएं न हो, जो मतलब एक तरीके का प्रिक्विजिट्स नहीं हो, जो कि कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान या सेवा अवधि के दौरान अपनी विशेष क्षेत्र में सेवा देने के कारण प्राप्त होता हो, उस अलाउंसेंस को इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत टैक्स फ्री किया गया है, जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। यानी कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत आपके जो अलाउंसेंस आते हैं उनमें सबसे पहला अलाउंसेंस है ट्रेवलिंग अलाउंसेंस, डेली अलाउंसेंस, हेल्पर अलाउंसेंस, एकेडमिक अलाउंसेंस, यूनिफॉर्म अलाउंसेंस, मेस या
मील अलाउंसेंस, वास अलाउंसेंस, अदर कोई भी प्रकार का अलाउंसेंस होता है या फिर एकेडमिक या रिसर्च अलाउंसेंस अगर आपको मिलता है तो वो आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एग्जम्पशन की बात करें कि आपको कौन सा अमाउंट यहाँ पर एग्जम्प्ट मिलेगा, तो उपरोक्त दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि या तो आपको जो अलाउंस का अमाउंट मिल रहा है आपकी सैलरी के साथ में जुड़कर वो, या फिर आपने जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस खर्च किए हैं तो वो, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप सेक्शन 10-14 फर्स्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम यूनिफॉर्म अलाउंसेंस ले लेते हैं। सपोज करो आपकी सैलरी के साथ आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेंस जो है 12,000 रुपये का मिलता है, यानी कि हर महीने 1,000 के हिसाब से 12 महीनों का 12,000 रुपये यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेंस मिलता है। और आपने जो यूनिफॉर्म अलाउंसेंस मिला है 12,000, उसमें से मान लो आपने एक साल में यानी कि 12 महीनों में आपने 8,000 रुपये का ही टोटल खर्चा किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो एक्चुअल आपको अलाउंसेंस मिला है 12,000 रुपये, या फिर सेकंड जो आपने वास्तव में खर्चा किया है 8,000 रुपये, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर 8,000 रुपये की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सारे 1 से लेकर के 9 तक अलाउंसेंस है, उन सभी अलाउंसेंस में यही रूल होता है, यानी कि आपको जो एक्चुअल में रिसीव्ड अलाउंसेंस है या फिर आपने जो एक्चुअल में खर्चा किया है, उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर सेक्शन ले लेते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकेंड। इस सेक्शन के अंतर्गत निर्धारित भत्ते या लाभ जो कर्मचारी को व्यक्तिगत खर्चों के पुनर्भरण के रूप में, या वे भत्ते जो कर्तव्य निर्वहन से संबंधित नहीं है, व्यक्तिगत है परंतु भत्ते के रूप में नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि पार्टली टैक्सेबल होते हैं, वो खर्चे सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकेंड के अंतर्गत कवर्ड किए गए हैं। उन सेक्शन में सबसे पहला अलाउंसेंस आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस यहाँ पर आपको एग्जम्पशन के लिए क्लेम कितना कर सकते हो, तो जो दोनों में से कम अमाउंट होगा, यानी कि 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चों पर ही आप क्लेम कर सकते हो, या फिर वास्तव में खर्च राशि 2 बच्चों तक, मान लीजिए आप 2 बच्चों तक यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो आजकल के जमाने में 100 रुपए में प्रति माह प्रति, यानी कि 2400 रुपए में आप 2 बच्चों को 1 साल में खर्च करके पढ़ा नहीं सकते। तो ये 90 के दशक में अमेंडेड किया हुआ जो इनकम टैक्स का एक्ट 1961 है वो बहुत पुराना हो गया, यानी कि 2400 रुपए में 2 बच्चों को 1 साल में शिक्षा दे पाना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है उसके अंतर्गत आप 100 रुपए मैक्सिमम 2 बच्चों पर प्रति माह के हिसाब से, यानी कि 2400 रुपए फर्स्ट के अंतर्गत 2400 रुपए, या फिर आपने 2400 से कम अगर किसी भी प्रकार का खर्चा किया है तो वो उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस के तौर पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकेंड के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा हमारा यहाँ पर अलाउंसेंस आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेंस, यानी कि आपके बच्चों के हॉस्टल में एजुकेशन ग्रहण करने के दौरान अगर हॉस्टल में रहते हैं और उस दरमियान अगर आपका किसी भी प्रकार का खर्चा होता है तो वो आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकेंड के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो। एग्जम्पशन के लिए वही कंडीशन है, इन दोनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों पर, यानी कि एक बच्चे पर आप 3600 रुपए तक, मैक्सिमम 2 बच्चों पर यानी कि मैक्सिमम 7200 रुपीज 7200 रुपए तक आप 1 साल में इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। या फिर अगर आपका उन 2 बच्चों पर या 1 बच्चों पर एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है मान लीजिए आपका कम है 7200 से, तो वो उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप सेक्शन 10-14 सेकेंड के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा अलाउंसेंस यहाँ पर आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस को यहाँ पर 2018 में जब इनकम टैक्स स्लैब को अमेंडेड किया गया था और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको सैलरी में से 50,000 रुपए का लेस होकर के मिलता है, उसको 2018 में जब स्टैंडर्ड डिडक्शन देना चालू किया गया था तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस की छूट
छूट देनी बंद कर दी गई थी, यानी कि सभी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस की यहाँ पर एग्जम्पशन देनी बंद कर दी गई थी। परंतु कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कर्मचारी जो अंधा है यानी कि देख नहीं सकता या फिजिकली हैंडीकैप है या फिर विकलांग है तो निम्न प्रकार से इस भत्ते की छूट दे होगी। उपरोक्त दोनों में से जो कम अमाउंट हो, वास्तव में प्राप्त भत्ता राशि यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव्ड हुआ है वो, या फिर 3200 पर मंथ के हिसाब से। उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकंड के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर अलाउंसेंस ले लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस आपको सेक्शन 10-14 में नहीं बल्कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 क्लॉज सेकंड के अंतर्गत एग्जम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस की यहाँ पर एग्जम्पशन की बात करें तो इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 5000 रुपए प्रति वर्ष या आपकी टोटल सैलरी का 20%। यहाँ पर सैलरी का मीनिंग होता है आपका बेसिक प्लस डीए, यानी कि उपरोक्त दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर अलाउंसेंस लेते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 सेकंड के अंतर्गत कन्वेंस अलाउंसेंस। कन्वेंस अलाउंसेंस उपरोक्त दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 19,200 रुपए प्रति वर्ष या 1600 रुपए प्रति माह। और आपको एक्चुअल में कन्वेंस अलाउंसेंस का जो अमाउंट आपकी सैलरी के साथ ऐड होकर के मिला है, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज सेकंड के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अदर कुछ अलाउंसेंस जो यहाँ पर कम्प्लीटली सेक्शन 10-14 सेकंड के अंतर्गत एग्जम्प्ट होते हैं, उन सेक्शन के अंतर्गत आपके जो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री हिल एरिया, यानी कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में ड्यूटी करते हो या वहां पर आप कंपनी के कर्मचारी और उस कंपनी के काम के लिए वहां पर जाते हो तो आपको 300 से लेकर के 700 रुपए पर मंथ तक वो अलाउंसेंस एग्जम्प्ट होता है। दूसरा बॉर्डर एरिया या रिमोट एरिया या डिस्ट्रिक्ट एरिया अलाउंसेंस, यानी कि जो नक्सली इलाका होता है ज्यादातर या फिर जो किसी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा होती है, वहां पर आपकी अगर ड्यूटी है और उस ड्यूटी के दरमियान आपको रिस्क रहती है कहीं कोई गोली वगैरह ना लग जाए, तो उस रिस्क के बदले जो आपको अलाउंसेंस मिलता है वो अलाउंसेंस 200 से लेकर के 1300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आप एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। तीसरा जो है हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेंस, नॉन कॉन्सुलेट क्लाइमेट जो अलाउंसेंस होता है वो भी यहाँ पर आप एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो है स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री फॉर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेंस टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स यानी कि जो मिलिट्री फोर्सेज होती है उनको आप यहाँ पर जो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया यानी कि जो आतंकवादी इलाका है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या फिर असम मेघालय जहाँ नक्सली इलाका होता है या फिर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हो गया जहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में उस रिस्क के बदले जो आपको अलाउंसेंस मिलता है वो आप 4200 रुपए प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आइसलैंड अलाउंसेंस टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, यानी कि अगर आपकी किसी बर्फ वाले इलाके में आपकी ड्यूटी हो जाती है, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्स यानी कि सेना के लिए ही ये अलाउंसेंस एग्जम्प्ट होता है। आइसलैंड अलाउंसेंस मतलब कि बर्फीले इलाके में अगर आपकी ड्यूटी है और उस दरमियान उस ड्यूटी में आपको अलाउंसेंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेंस मिलता है, तो वो आप 3250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेंस है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेंस जो कि आपको 3900 पर मंथ के हिसाब से एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। उपरोक्त सभी अलाउंसेंस आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपको वो सैलरी के साथ जुड़कर मिले। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए आपकी आर्मी में ड्यूटी है और आपको किसी बर्फीले इलाके में या हाई हिल्स जहाँ ऊंचे मैदानी पहाड़ों में आपकी ड्यूटी दी जाती है और वहां पर आपको ये अलाउंसेंस आपकी सैलरी के साथ जुड़कर नहीं मिलता, फिर भी अगर आप उसको एग्जम्पशन के लिए क्लेम करते हो तो वो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। यानी कि कंडीशन ये है कि ये अलाउंसेंस आपकी सैलरी के साथ जुड़कर आना चाहिए, तभी आप सेक्शन 14 सेकंड के अंतर्गत इस अलाउंसेंस को एग्जम्पशन के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अलाउंसेंस ले लेते हैं जो अदर अलाउंसेंस होता है, यानी कि उपरोक्त सेक्शन 10 के किसी भी पार्ट में वो अलाउंसेंस कवर्ड नहीं होता है, उनमें अदर प्रकार के अलाउंसेंस होते हैं जो कि कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होते हैं। उनमें सबसे पहला अलाउंसेंस है सैनिटरी अलाउंसेंस पे टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट
सप्लीमेंट्री अलाउंसेस पेड टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। थर्ड है पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रोड। नेक्स्ट है अलाउंसेस फॉर यूएन एम्प्लॉयज, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां पर अगर इंडिया के कोई भी एम्प्लॉय पोस्टेड है तो उनको मिलने वाला अलाउंसेस एनी अदर अलाउंसेस में यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है एनी अदर अलाउंसेस विच इज एग्जेम्प्टेड बाय एनी नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अन्य किसी भी प्रकार का अलाउंसेस जो उपरोक्त आपके सेक्शंस में कवर्ड नहीं होता हो और गवर्नमेंट द्वारा या आप जिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हो उस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन द्वारा उस अलाउंसेस को अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है तो वो आप एनी अदर अलाउंसेस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेक्शन 10 का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।